अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल इज़ वेल। आज तो मुझे लग रहा है सब बड़े अच्छे मूड में, बड़े एनर्जेटिक, बड़ी एनर्जी के साथ। यही तो स्पिरिट है। मतलब अब आई थिंक दैट यू हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और अब तो आपको कोर्स कोड भी याद हो गया होगा। जी, हमारा कोर्स कोड क्या है? जी आप जी बताएं क्या है? 557। जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो यू हैव रिमेंबर्ड द कोर्स कोड एज वेल। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर से कोर्स कोड नहीं बताऊं। चलो, दैट्स गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 17। और अभी तक हमने human resource management, the process of human resource, strategy, the basics of strategic human resource, the aims of human resource management। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी तक कवर कर ली हैं। और अपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स से भी इम्प्लीमेंट किया और देखा कि किस तरह जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसकी एप्लीकेशंस हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो भी हम थोड़ा सा उसका एक रिव्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली लेक्चर नंबर 17। और जैसे कि आपको पता है कि हम 16 लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं और उसके बाद हम केस स्टडीज़ पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम HR प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करेंगे। सो HRMs केस स्टडीज़, और केस स्टडी में लास्ट जो हमने क्लास में केस स्टडी डिस्कस की थी वो थी कि आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को टू बेसिकली बी मोर लॉयल to the organization and work with utmost productivity। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जैसे कहते हैं ना, दिल और जान को लगा के काम करना, कमिटमेंट के साथ काम करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर ये देखता है कि कॉमन पेन जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है तो वो भी उठा के वो अपने ड्रॉ में रख देता है। एक पेपर जो है, सिंपल पेपर जो है, वो देखता है कि अगर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है उसको ज़ाया नहीं करता। सो ये जो ओनरशिप होती है, अगर कोई लाइट्स जो हैं वो जल रही हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वो लाइट को स्विच ऑफ कर देते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। पानी ज़ाया हो रहा है वॉशरूम्स में तो वो पानी बंद कर देते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये वो छोटी छोटी जो एलिमेंट्स हैं जो कि अगर कंबाइंड हों तो मिलके एक बड़ा कॉस्ट सेंटर बन सकती हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जब एम्प्लॉई ओनरशिप लेता है ऑर्गेनाइजेशन की, जब एम्प्लॉई दिल और जान से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व होता है तो फिर ये एफर्ट्स होते हैं, ये रियलाइजेशन आती है। जैसे कि आप अपने घर में करते हैं। आप मुझे बताएं, अपने घर में आप देखें आपके पेरेंट्स आपके पीछे 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 जा रहे होंगे। कोई लाइट एक्स्ट्रा जल रही है तो उसको ऑफ कर दें, कहीं पानी का नल खुला हुआ है वो बंद कर दें, कोई चीज़ जो ज़ाया हो रही है वो उसको उठा लेते हैं। ये आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं और आप लोग भी कर रहे होते हैं, बिकॉज आपका अपना घर है तो आपकी एक लॉयल्टी है उसके साथ, आपकी एक एफिलिएशन है और आपको पता है कि इसी घर के साथ आपका एक रिलेशन है जो कि हमेशा से है और रहेगा। और वो रिलेशनशिप कैसे हुआ? जब आप छोटे थे आपको कैसे, किस तरह आपका ख्याल रखा गया, किस तरह एक रिलेशनशिप बना, और फिर अब आप अपने पेरेंट्स के साथ रिटर्न क्या आपका सलूक है, किस तरह आप उनका ख्याल रखते हैं, किस तरह उनकी आप बात मानते हैं। तो इस स्टेज पे जहाँ पे आप अभी हैं, जहाँ पे अभी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे मोस्टली जो बच्चे जॉब्स भी करते होंगे या जो अभी जॉब्स नहीं भी करते, तो आप जो इन पेरेंट्स को अपना रिटर्न देते हैं वो क्या है? उनकी रिस्पेक्ट, उनसे प्यार, उनकी रिस्पेक्ट। वो एक बहुत बड़ा रिटर्न है जो पेरेंट्स को आप दे रहे होते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में बात करें तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लॉयल्टी आती है, जो एक्सेप्टेंस आती है, जो आपकी एक एफिलिएशन डेवलप होती है, वो कैसे डेवलप होती है? इट्स टू वे, कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको क्या दिया और इन रिटर्न आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहे हैं। और बेसिकली इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑर्गेनाइजेशन लेती है। याद रखिए, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिगर एंटिटी,
तो और बेसिकली वो एक पहला स्टेप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है इन लुकिंग आफ्टर यू, इन मोटिवेटिंग यू, इन गिविंग रिवॉर्ड्स टू यू, या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको, उससे मोटिवेशन डेवलप होती है, उससे एक एहसास डेवलप होता है कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का पहले ख्याल रखते हैं, ये नहीं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अब हमारा ख्याल रखेंगे तो फिर हम उनका ख्याल रखेंगे, बिकॉज पेरेंट्स आर बिगर, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस आर बिगर, सो दे हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप इन लुकिंग इन फर्स्ट रियलाइजिंग दैट द ह्यूमन रिसोर्स इज देयर एफर्ट, is their asset, is their asset. The human resource is basically not a variable cost. Human resource is basically their capital. और फिर उस ये जब अगर ऑर्गेनाइजेशन की सोच है तो फिर वो आप वो जो स्ट्रेटजीज और जो प्रैक्टिसेस और जो पॉलिसीज बनाते हैं, दैट इज द फेवरेबल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, और वो जो आपको मोटिवेशन आती है वो इन रिटर्न फिर आपकी मोटिवेशन डेवलप होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी लॉयल्टी बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें फिर उसके इन रिटर्न में फिर एक साइकिल आ जाता है, फिर गिव एंड टेक शुरू हो जाती है। तो इसमें जो हमने लास्ट केस स्टडी देखी थी वो भी सिंपली ये थी कि बेसिकली जेनेटेक और ज़िप्पो दो ऑर्गेनाइजेशन थी यूएस में। बेसिकली जेनेटेक इज़ कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी, और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को का इतना ख्याल रखा, उनको इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए कि उससे देखें, अब एक चीज़ याद रखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर का जो मोटिव होता है वो बेसिकली क्या है, उनका टर्नओवर बेसिकली कम हो, उनकी एम्प्लॉयज़ में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी हो, बेसिकली एम्प्लॉई की जो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में वो एविडेंट हो। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो चीज़ें तभी आती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट की, एक फैमिली एनवायरनमेंट। और ज़िप्पो और जो बेसिकली जेनेटिक है उसमें हमने लास्ट जो लेक्चर में केस स्टडी की थी उसमें हमने ये देखा था कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट और हेल्थ केयर, उन्होंने बहुत सारे और बेनिफिट्स दिए, जिसमें अनलिमिटेड बेसिकली सिक लीव्स थी, फ्लेक्सिबल टाइम वर्क्स थे, बोनसेस थे, पेड लीव्स थी, और बेशुमार चीज़ें थी, जिससे क्या हुआ कि बेसिकली जेनेटिक बिकेम दी बेस्ट प्लेस टू वर्क इन दी फॉर्चून लिस्ट ऑफ 2009। और उसके बाद ज़िप्पो इज़ ऑल्सो द कंपनी जो कि बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंसिडर टू बी दी हेवन। और इससे ये साबित होता है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें, इंसान दोस्त पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें, इंसान दोस्त पॉलिसीज़ को बनाएं, और एक दूसरे का ख्याल रखें, और वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो कि फेवरेबल टू दी ह्यूमन रिसोर्स हों, तो उससे क्या होगा, आपके लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लॉयल्टी बढ़ेगी, और पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के ऊपर, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने अपने जहन में रखना है। तो ये बेसिकली हमने लास्ट जो बेसिक स्टडी की थी, ये उसका एक ओवरव्यू था। नाउ मूविंग हेड विद दी स्किल्स, तो हम बेसिकली जो डेवलपिंग सेफ्टी स्किल्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये आपने लास्ट लेक्चर में आपको ये लेक्चर के साथ बेसिकली हमने भिजवाई थी, ये आपके पास होगी, और इसमें बेसिकली अब हम देखेंगे कि जो developing safety skills, and as you know that here are several steps basically we recommend for developing an organization's safety and health program. Basically, as you know that whether or not such programs are chiefly responsibility of one individual, every supervisor must work to ensure the work environment is safe for all employees. So ये एक बड़ी important चीज़ है, you need to understand that the basic requirements of the human beings or the human resource working in the organization are that you need to feel secure, and the safety element, you need to be ensured that you are in a safe environment, and
the healthy environment encourages your productivity, that your motivation to basically work more. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको जहन में रखना है. और ये जो 8 steps हैं, इनको आप ज़रा देख लें कि how important they are in developing the safety skills. और this is the basically responsibility of every supervisor that he should ensure that the safe environment of employees exists. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर सुपरवाइजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो नाउ द फर्स्ट step is involve management and employees in developing a safety and health program. तो सबसे पहले तो need to involve management and employees in developing a safety and health program. If neither group can see the usefulness and the benefit of such a plan, even the best plan will fail. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन डेवलपिंग दी सेफ्टी एंड हेल्थ प्लान. ये बड़ा ज़रूरी है. दोनों अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फ्रैंकली स्पीकिंग बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी फेल हो जाता है जब स्टेक होल्डर्स उसके अंदर इक्वली इन्वॉल्व नहीं होते. सो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज बेसिकली नीड टू get on board, they need to get together in developing the safety and health program. The second step is hold someone accountable for implementing the plan. ये बड़ा important है. कोई एक बंदा जो है वो बंदा या बंदी या person, one person is basically you need to hold one person responsible to implement these programs, because very important है. अगर आप responsibility किसी और पे shift कर देंगे, वो किसी और पे shift कर देगा, तो if nobody is responsible, then these programs will never get implemented. So it is very important that someone should be held responsible for implementing these programs. So plans do not work by themselves. They need someone to champion the cause. This person must have the resources to put the plan in place and also must be accountable for what it's intended to accomplish. तो ये एक बड़ी important चीज़ है कि आपने किसी को responsible भी बनाना है, फिर उसको accountable भी बनाना है. बिकॉज अगर रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे तो फिर उसको रिसोर्सेज भी देंगे, जब रिसोर्सेज देंगे तो फिर उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी कि वो प्रोग्राम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट वैसे ही हुए हैं जैसे इंटेंडेड थे या हैं या नहीं है. बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट समबडी हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल, then resources has to be allocated for the implementation. The necessary resources has to be allocated for the implementation of these health and safety programs, and then at the end that person has to be accountable for the implementation of the plans, because accountability is very important. And then that accountability comes in the evaluation that these health and safety programs are implemented the way these are intended. That's very important. ठीक है, तो ये ज़हन में रखिए. Third is determine the safety and health requirements for your work. ये बड़ा क्रूशल फैक्टर है. डिटरमाइन दी सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स फॉर योर वर्क. तो ये आप डिटरमाइन करें कि आपकी जो वर्क साइट है उसकी सेफ्टी और हेल्थ रिक्वायरमेंट्स क्या है. जस्ट एज ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सो इज ईच वर्क प्लेस. जैसे आपको पता है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, इसी तरह हर वर्क प्लेस भी डिफरेंट है. अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द फैसिलिटी will aid in determining what safety and health requirements will be necessary. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जैसे इंसान डिफरेंट होते हैं इसी तरह जो इन्वायरमेंट होती है, फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स भी डिफरेंट होती हैं. तो आपने ये देखना है कि आपने जो वर्क प्लेस है उसकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर आपने वो रिक्वायरमेंट्स किस तरह मीट करनी. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है to understand and to determine the health and safety requirements for the work site. This is very important and crucial. Then assess workplace hazards in the facility. Identify potential health and safety problems on the job. So again, ये बड़ा ऑब्वियस है. जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स प्लान्स बनाते हैं तो इसमें आपने देखना है कि आप असेस करते हैं वर्क प्लेस में
जो हैजर्ड्स हैं फैसिलिटीज़ के, जो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं जो जॉब करने में, जॉब कंडीशन में, उसमें क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, तो ये सब आपने असेस करना है। बिकॉज जब तक आप असेस नहीं करेंगे तो फिर आप सेफ्टी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, आप सेफ्टी प्रोग्राम्स डिज़ाइन नहीं कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दोज बेसिकली रिक्वायरमेंट्स। सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जिस्ट्स हेल्प यू डिटरमाइन प्रिवेंटिव मेजर। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको पता होगा कि क्या थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो प्रिवेंटिव मेजर पे डिवाइस करने में आपको आसानी होगी। देन द फिफ्थ इज करेक्ट हैजर्ड्स दैट एग्जिस्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू बेसिकली टेक करेक्टिव मेजर्स उन तमाम चीज़ों के जो हैजर्ड्स आपको, जो थ्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर और फिक्स और एलिमिनेट हैजर्ड्स आइडेंटिफाइड इन द इन्वेस्टिगेशन। This may mean decreasing the effect of the hazards or controlling it through means, for example, protective clothing. So अब ये जैसे हमने डिस्कस किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फिक्स करें या एलिमिनेट करें हेल्थ हैजर्ड जो कि आइडेंटिफाई होते हैं इन्वेस्टिगेशन में। जब आप ऑन साइट इंस्पेक्शन करते हैं, जब आप जाके देखते हैं साइट को, देखते हैं कि साइट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, तो फिर वहीं पर आपको पता चलता है कि ओके ये हैजर्ड्स हैं। तो फिर आप या तो देयर एंड देन उनको फिक्स करते हैं या एलिमिनेट करते हैं हैजर्ड्स को। दिस मीन्स कि आपने वो जो इफेक्ट्स हैं हैजर्ड्स के उनको डिक्रीज करना है या कंट्रोल करना है थ्रू डिफरेंट मेजर्स, और वो डिपेंड करता है कि वो मेजर्स क्या ले सकते हैं आप। क्लोथिंग है, देयर आर मल्टीपल बेसिकली वेज टू कंट्रोल और फिक्स दी है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द हैजर्ड जो और थ्रेट जो भी है। उसके बाद ट्रेन एम्प्लॉयज इन सेफ्टी एंड हेल्थ टेक्निक्स, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आप appropriate training देते हैं in safety and health techniques. So make safety and health trainings mandatory for all employees. Employees should be instructed in how to do their jobs in the safest manner and understand that any protective equipment provided must be used. तो ये बड़ा important है कि proper training होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि जब वो काम करते हैं तो बेस्ट सेफेस्ट वे क्या है उसको काम करने के लिए, और जो भी इक्विपमेंट दिया जाता है बेसिकली सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर द यूज़ ऑफ वर्क, दैट हैज़ टू बी यूज्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट हैज़ टू बी इंश्योर दैट दे आर यूजिंग इट बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और द सुपरवाइजर और द ऑर्गेनाइजेशन। अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू आ जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले कराची में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे ड्यू टू दी फायर, और उसके अंदर इशू क्या था, हेल्थ सेफ्टी इक्विपमेंट भी शायद वहाँ से हो, लेकिन वो बेसिक लोगों को ट्रेन नहीं किया गया था हाउ टू स्केप, हाउ टू बेसिकली हैंडल सच एनवायरनमेंट, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उनकी डेथ हो गई। और इस तरह पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इस इंडिया में हुआ। तो इस तरह मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी जो थर्ड वर्ल्ड में इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। अफ्रीका में बहुत सारे ये हेल्थ हैजर्ड्स के वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन पीपल टू हाउ टू बेसिकली चैलेंज this health बेसिकली अनहेल्दी इन्वायरमेंट, और कोई अगर हैजर्ड आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे चैलेंज करना है, और उस चैलेंज से कैसे निकलना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए फिजिकल, मेंटल एंड टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और वो थ्रू ट्रेनिंग जो है वो होती हैं। Then comes develop the employee mindset that organization is to be kept hazard free. तो ये बेसिकली माइंडसेट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि often employees are the first who witness problems. Establish a means for them to report their findings, including having emergency procedures in place. If necessary, ensure that preventive maintenance of equipment follows a recommended schedule. Can also prevent breakdown of equipment from becoming a hazard. तो ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं
कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, वो सब चीज़ें, सारे सिस्टम्स लगे होते हैं और सालों साल वो यूज़ नहीं होते, और जब सालों साल यूज़ नहीं होते तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, और जब प्रॉब्लम आती है तो काम नहीं करते, और जब वो काम नहीं करते तो आपको पता है कि फिर क्या होता है, डिज़ास्टर। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ को बेसिकली उनका एक माइंडसेट डेवलप हो कि येस द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी केप्ट हैज़र्ड फ्री, और फिर क्योंकि वो विटनेस होते हैं, पहले विटनेस होते हैं सारे प्रॉब्लम को फेस करने में, तो वो फिर दे ऑल्सो बेसिकली उनको इनकरेज किया जाए दैट दे नीड टू एस्टैब्लिश मीन्स फॉर अपनी फाइंडिंग्स वो अपनी HRM डिपार्टमेंट को दें या एडमिनिस्ट्रेशन को दें, और फिर वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स को इन प्लेस किया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं उनको दैट दे हैव टू बी प्लेस्ड स्पेशली इन हाई राइज बिल्डिंग्स, या जिन बिल्डिंग्स में बड़ी कंजेशन है, जो लोग बहुत ज़्यादा जिन बिल्डिंग्स में काम करते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइंडसेट हैज़ टू बी डेवलप्ड। और उसके बाद लास्ट है continuously update and refine the safety and health programs. So ये again it's very important that once the program has been implemented, it must continuously be evaluated and necessary changes should be made. Documenting program progress if necessary for this analysis. तो ये एक बड़ा important है कि अगर once the program is in place, so आप continuously उसको evaluate करें और फिर necessary changes उसमें लेके आएं, और फिर ये document भी आप कर दें, progress को document करें। तो because इसकी जब evolution होती है, जब आप आगे चलते हैं तो improvements, बहुत सारी चीज़ों में improvements आती है, जब improvement आती है, document होती है, तो आपके processes बड़े strong हो जाते हैं, और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं वो रिफाइन होके एक स्टेज आती है कि बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, और जब खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़ा इफेक्टिवली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो 8 स्टेप्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, and one need to basically understand them, and then one needs to implement them in their organization. So after the health and safety skills, so students, the next skill we will basically discuss is pay for performance goal setting. So हमने basically जो पहले केस स्टडी डिस्कस की थी वो यही थी कि how basically Genetec and Zeppo motivates employees through rewards benefits. तो अब हम देखते हैं कि पे फॉर परफॉर्मेंस गोल सेटिंग में कैसे एम्प्लॉयज़ को हम कैसे हम इन इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं. सो एम्प्लॉयज़ शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर अटेम्प्टिंग टू एस्टैब्लिश. सो दिस इज द की फैक्टर, द की एलिमेंट, कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपने एकम्प्लिश क्या करना है, उस वक्त तक आप प्रॉपरली मोटिवेटेड ही नहीं होंगे, आप काम की इंपॉर्टेंस को समझेंगे नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एम्प्लॉई शुड हैव clear understanding of what they are attempting to accomplish. Furthermore, as a supervisor, you must see that this task is achieved by helping your employee set of work goals. तो ये बड़ा important है कि as a supervisor, you must see that this task is achieved by helping your employees set work goals. So आपने work goals को set करना है to achieve these targets, achieve these goals. This appears to be common sense. Of course, this appears to be a common sense. Everybody has basically tasks which they have to accomplish, and they know that, okay, there's a clear understanding. So, but it doesn't always happen. बात तो ये है कि it's part of the common sense, but it doesn't often happen according to this document. Setting pay for performance objective is a skill that every manager needs to perfect. You can better facilitate this process by following these guidelines. So basically, setting pay for performance objectives is a skill that every manager needs to perfect, or every जो भी HR manager है, that has to basically perfect this pay for performance skill.
बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये स्किल जो है वो परफेक्ट हो सकती है, वो आपको फैसिलिटेट कर सकती है अगर आप ये 6 स्टेप्स जो हैं इनको अंडरस्टैंड कर लें। तो ये बेसिकली स्पेसिफिकली जो HR एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो स्पेशल बेनिफिट्स और पेस के ऊपर यूजुअली काम करते हैं, उनको ये बेसिकली ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज आइडेंटिफाई एन एम्प्लॉइज की जॉब टास्क। तो आपको आइडेंटिफाई एन एम्प्लॉइज की जॉब टास्क, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द की जॉब टास्क है। Goal setting begins by defining what you want your employee to accomplish. The best source for this information is each employee's job description. So अब you need to identify the key job task. और ये जो basically you understand that the goal setting begins by defining what you want your employee to deliver, to accomplish, to do. और ये जो है the best source of information in this regard is job description. तो ये जो information है आपको job description से मिल जाती है. The second is establish specific and challenging goals for each key task. So another important thing is you need to establish specific and challenging goal for each key task. Identify the level of performance expected of each employee. Specify a target for employee to hit. Specify deadlines for each goal to basically reduce the ambiguity, but do not set them arbitrarily, or make them realistic given the task to be completed. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। मैं दोबारा इसको आपको पढ़ देता हूँ। ईच स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल, एस्टैब्लिश स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स फॉर ईच की टास्क। तो आपने एस्टैब्लिश करना है स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल फॉर ईच टास्क। और इसमें आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच एम्प्लॉय, और इसमें आपने आइडेंटिफाई कर देना है द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं ईच एम्प्लॉय से। स्पेसिफाई टारगेट फॉर द एम्प्लॉयज, टारगेट्स आपके स्पेसिफाई हो जाते हैं, फिर डेडलाइंस आपकी स्पेसिफाई हो जाती हैं, और फिर एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इंश्योर करना है कि ये रियलिस्टिक है। आप बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं जो हो ही नहीं सकती, जो अनरियलिस्टिक है, तो फिर वो अकम्प्लिश भी नहीं होती हैं। सो रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए, रियलिस्टिक डेडलाइंस होने चाहिए जो एट द एंड ऑफ द डे अकम्प्लिश हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलाउ एम्प्लॉइज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, आप मुझे बताएं जी, ये व्हाट डज इट मीन। अभी आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, अब तो HRM में और स्ट्रेटेजिक HRM में आपको अच्छा खासा मास्टर हो जाना चाहिए। हाँ, हो गए आप, वेरी गुड। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जी, अभी आप अपने आप को मास्टर मत समझें। अब आप मुझे बताएं जी कि इस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म अलाउ एम्प्लॉइज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। जी आप बताएं। वेरी गुड, जबरदस्त जी। लगता है आप किसी HRM डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं, सही कह रहे हो ना? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। Employees, those who participate in goal setting, basically then accept the goals. देखें ना, एक जो अगर एम्प्लॉई पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन गोल सेटिंग, तो फिर जाहिर है उसने गोल सेट किए हैं तो वो फिर एक्सेप्ट भी करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट बेसिकली गोल सेट करके एम्प्लॉई को दे दे, तो वो फिर होता ही है कि वो एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं कि जी ठीक है, ये तो रियलिस्टिक गोल्स ही नहीं थे और हमने तो बड़ी एफर्ट किया, वो नहीं हुए। लेकिन जब एम्प्लॉई इन्वॉल्व होता है गोल सेटिंग के अंदर और वो कहता है अच्छा ठीक है, ओके, दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, और एट द एंड ऑफ द डे फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करता है कि यस, बिकॉज उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, हाउएवर इट मस्ट बी सिंसियर पार्टिसिपेशन, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पार्टिसिपेशन बड़ी सिंसियर होनी चाहिए। दैट इज, एम्प्लॉई मस्ट परसीव दैट यू ट्रूली सीक देयर इनपुट and are not just going through
द मोशंस। तो इसमें सिंसियरिटी एलिमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉय को भी पता हो कि आप सिंसियर हैं और जो आप एम्प्लॉय भी है वो भी सिंसियर हो, बिकॉज ये ट्रस्ट लेवल अगर नहीं है तो फिर इस पूरी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। देन सेट प्रायोरिटीज। व्हेन यू गिव समवन मोर देन वन गोल, बी श्योर to rank the goals in order of importance. Setting priorities encourages employees to take actions and expand efforts on each goal in proportion to its importance. Rate goals for difficulty and importance, not to encourage people to choose easy goals, but so that individuals can receive credit for trying difficult goals even if they don't fully achieve them. Very important. जी, प्रायोरिटी सेट करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप एक वक्त में अगर आपके पास आपको एक हफ्ते में एक दिन में 10 काम करने हैं और बहुत सारे काम आसान है, बहुत सारे काम मुश्किल है, तो आपने प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सा काम किस लेवल पे करना है, कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है, उसको पहले करना है, बाद में करना है, कौन सा उसके बाद में करना है, कौन सा उसके बाद में करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर आपने प्रायोरिटी सही सेट नहीं की तो आपकी डिलीवरेंस में फ़र्क पड़ेगा। सो इसमें भी ये कहता है कि व्हेन यू गिव समवन मोर देन वन गोल, बी श्योर टू रैंक गोल्स इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंस। तो आपने अगर किसी एक को एक से ज़्यादा गोल दिया है या टास्क है या जो टारगेट है, तो फिर आप उसको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो है वो उसको उसके मुताबिक सेट करें और फिर रेट करें चीज़ों को अकॉर्डिंग टू देयर डिफ़िकल्टी लेवल, और लोगों को बेसिकली क्रेडिट भी दें कि अगर वो डिफ़िकल्ट चीज़ अटैम्प्ट करते हैं और अगर वो नहीं भी अकम्प्लिश करते बट दे हैव एटलीस्ट ट्राइड इट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ये बेसिकली सेटिंग प्रायोरिटीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Built-in feedback mechanism to assess goal progress, और feedback mechanism बड़ा important है। Feedback lets employees know whether their level of effort is sufficient to attain the goal. Feedback should be both self and supervisor generated. In either case, feedback should be frequent and रिकरिंग। बड़े फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उनके व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ देयर बेसिकली गोल्स, वो बेसिकली किस लेवल पे हैं, और ये फीडबैक जो है फिर उनको बताता है कि जी ओके नाउ व्हाट एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। और ये फीडबैक बहुत सेल्फ भी हो सकता है, सुपरवाइजर जनरेटेड भी हो सकता है, और ये फीडबैक जो है वो फ्रीक्वेंट होना चाहिए और रिकरिंग होना चाहिए, बिकॉज टिल द टाइम यू अकम्प्लिश योर गोल्स एंड टारगेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिंक रिवॉर्ड्स टू गोल अटेनमेंट, और वही लास्ट बात हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो आ गई कि आप लिंक कर दें रिवॉर्ड्स टू गोल्स अटेनमेंट। जो अगर आप कोई अचीव कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करते तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स नेचुरल फॉर एम्प्लॉयज टू आस्क व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, ओके मैं करता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा। सो लिंकिंग रिवॉर्ड्स टू अचीविंग गोल्स विल हेल्प आंसर द क्वेश्चन। तो अगर आप रिवॉर्ड्स लिंक कर देंगे तो इट विल हेल्प आंसर द क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पे फॉर परफॉर्मेंस के लिए। तो पे परफॉर्मेंस पे हमने बेसिकली जो डिस्कस किया है वो है कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें एम्प्लॉयज़ जॉब टास्क, उसके बाद इस्टेब्लिश करें स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स, उसके बाद अलाउ एम्प्लॉयज़ टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, सेट प्रायोरिटीज़, बिल्ड फीडबैक मैकेनिज्म, और आखिर में लिंक रिवॉर्ड्स विद दी अटेनमेंट ऑफ योर गोल्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। अगर आपने एचआर डिपार्टमेंट में काम करना है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल स्किल हो सकती है। सो मूविंग अहेड, सो नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके अंदर जो पहला बेसिकली कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच। सो इसमें हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एक बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच है, एक बेस्ट फिट अप्रोच है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दी बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच, और इसमें बेसिकली अ नंबर ऑफ लिस्ट्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैव बीन प्रोड्यूस्ड, द बेस्ट नोन ऑफ विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय पेफर इन 1994 नेमली। तो पेफर ने बेसिकली ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अप्रोच है
वो प्रोड्यूस की थी बेसिकली। और भी बहुत सारी हैं, हम मेरा ख्याल है 2 इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत है हमारे लिए। इसके अंदर हम देखते हैं जो पेफर ने बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच दी है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो बेसिकली क्या वो कहता है। पहली है एम्प्लॉय सिक्योरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय सिक्योरिटी का एलिमेंट रखा जाए इन दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, selective hiring, self-managed teams, high compensation, basically very important. Training to provide a skilled and motivational workforce, very important. Reduction of status differentials, very important, and sharing information. So ये बड़ी important है कि आपने employee security कंसिडर करना है। सिलेक्टिव हायरिंग है, सेल्फ मैनेज टीम्स है, हाई कंपनसेशन, बेसिकली दिस इज़ द एलिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस से बड़ा रिलेटेड है ये। और अगेन ट्रेनिंग टू प्रोवाइड अ स्किल्ड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स, रिडक्शन ऑफ स्टेटस डिफरेंशियल्स एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच है जो कि पेपर ने दी है। जो सेकंड बेसिकली अप्रोच है वो गेस्ट ने दी थी, और ये लिस्ट जो है वो हमने गेस्ट से ली है। और इसमें जो पहला वो कहता है कि सिलेक्शन एंड द केयरफुल यूज ऑफ सिलेक्शन टेस्ट्स टू आइडेंटिफाई दोज हु पोटेंशियल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि जी सिलेक्शन एंड केयरफुल यूज ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो सिलेक्शन और केयरफुल यूज ऑफ सिलेक्शन टेस्ट जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेसिकली टू आइडेंटिफाई दोज विद पोटेंशियल टू मेक कंट्रीब्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सेकंड है ट्रेनिंग एंड इन पर्टिकुलर a recognition that training is an ongoing activity. Training, but not only training, लेकिन ये recognition होनी चाहिए कि ongoing activity है। Then third is job design to ensure flexibility, commitment and motivation. ये बड़ा important है कि job design जो है वो हो to ensure that flexibility, commitment and motivation, including steps to ensure that employee have the responsibility and autonomy fully to use their knowledge and skills. तो ये बड़ी important है कि एम्प्लॉई को ये पता हो कि वो उसने ऑटोनमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जो हैं वो बेसिकली ही हैज़ और शी हैज़ देम व्हेन दे टू फुली अप्लाई देयर नॉलेज और स्किल्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ऑटोनमी होनी चाहिए। और इसमें जॉब डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है। The fourth is communication to ensure that two-way process keeps everyone fully informed. So communication is the backbone of every system. जब तक communication नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को शेयर नहीं कर सकेंगे, आप किसी सही नतीजे तक पहुंच नहीं सकेंगे। So communication is there to ensure the two-way process keeps everyone fully informed. So everybody is informed that what is going on, what is the status and how things are moving. उसके बाद हम देखते हैं fifth जो है employee share ownership programs to increase employees awareness of implication of their actions on the financial performance of the firm. तो ये भी very crucial and critical point है कि employee share ownership programs. Basically देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक ओनरशिप नहीं होगी एम्प्लॉइज़ के अंदर उस वक्त तक आप प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। देखिए जब आप ओनरशिप लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि जो ये कनूइंग होती है, जब ये शिप्स चला रहे होते हैं वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा कि एक कश्ती है जिसमें 10 लोग बैठे हुए हैं और एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, बेसिकली वो चला रहे हैं अपने चप्पू कि वो उन्होंने जीतना है। एवरीबडी इज पुटिंग द बेस्ट। सो उनका मोटिव क्या है? टू अकम्प्लिश फॉर अकम्प्लिशिंग देयर टू रीच द फिनिश लाइन फर्स्ट। और एवरीबडी इज पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट। क्यों? कि वो ओनरशिप लेते हैं। ये कहता है अगर ये ऐसा नहीं होता कि एक ने एफर्ट लगाया दूसरे नहीं लगाया, एवरीबडी इज पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट बिकॉज द ओनरशिप इज देयर। सो ओनरशिप ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो एम्प्लॉय शेयर ओनरशिप प्रोग्राम्स टू इंक्रीज एम्प्लॉय अवेयरनेस employees awareness
of the implications of their actions on the financial performance of the firm. तो एम्प्लॉयज़ की जो ओनरशिप प्रोग्राम्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह उनके जो एक्शंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ पे फ़र्क डाल सकते हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये दीज आर द 2 बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोचेस प्रेफर किए और गेस्ट किए. देन हम वी विल टॉक अबाउट द बेस्ट फिट अप्रोच. अब हम बात करते हैं जी बेस्ट फिट अप्रोच. तो हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं, बेस्ट फिट अप्रोच और दूसरी है हमारे पास बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो बेस्ट फिट अप्रोच में अब हम बात करते हैं बेसिकली द बेस्ट फिट अप्रोच emphasizes that HR strategies should be contingent on the context, circumstances of the organization and its type. So बड़ी important चीज़ है to understand that best fit approach emphasize करता है जो strategies हैं आपकी वो that should be contingent on the context, circumstances of the organization and its type. So ये तीनों चीज़ें context, circumstances of the organization type जो है वो बड़ी important है that your HR strategies should be contingent. Best fit can be perceived in terms of vertical integration. So best fit जो basically approach है that could be perceived in the vertical integration or alignment between the business HR strategies. So आपकी vertical integration जो कि और alignment between the organization's best HR strategies. So this is the best fit, basically how the best fit can be perceived. Or the third point is there is a choice of models, namely अच्छा अब इसमें आपके पास basically 3 models हैं. The first model is life cycle basically model, the second is comparative strategy and third is strategic configuration. तो 3 models हैं आपके बेसिकली जो बेस्ट फिट अप्रोच में आपको मिलते हैं. और पहला जो है वो बेसिकली लाइफ साइकिल मॉडल है, कंपैरेटिव स्ट्रेटजी है और थर्ड इज दी कन्फिगरेशन, स्ट्रेटेजिक कन्फिगरेशन. सो लेट्स मूव अहेड और अब देखते हैं कि बेस्ट फिट अप्रोच में जो आपका लाइफ साइकिल मॉडल है वो क्या स्टेट करता है. एज यू नो दैट लाइफ साइकिल मॉडल इज बेस्ड अपॉन ऑन द थ्योरी दैट that the development of the firm takes place in 4 stages. So life cycle model में basically is based on the theory that the firm's जो progress है, the firm's की जो development है वो takes in the 4 stages. और वो क्या है, startup है, growth है, maturity and decline है. So ये आपकी जो product life cycle है इससे भी ये मिलता जुलता है कि startup, growth, maturity and decline. So जो life cycle है basically जो थ्योरी है बेस्ट फिट अप्रोच में वो भी इसी पे बेस्ड है. सो बेस्ट फिट अप्रोच में जो लाइफ साइकिल मॉडल है बेसिकली इट फर्दर emphasizes on the human resource management's effectiveness depends on its fit with organization stage of development. तो अब ये बड़ी चीज़ है इंपॉर्टेंट समझने की कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है उस फिट पे विद ऑर्गेनाइजेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कि वो आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है. आपका स्टार्टअप है, आपकी ग्रोथ है, आपकी मैच्योरिटी है या आपका डिक्लाइन है. सो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स की इफेक्टिवनेस है उस फिट के साथ बेसिकली उस पर डिपेंड करती है कि किस स्टेज पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त डेवलप हो रही है, किस स्टेज पे वो मौजूद है. एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड डेवलप्स ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स मस्ट चेंज टू मीट इट्स नीड्स. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, प्रोग्रेस करती है तो उसकी तमाम जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं वो चेंज होते हैं और होने चाहिए टू मीट इट्स नीड्स. बिकॉज जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, स्टार्टअप हो रही है, उसकी डिफरेंट नीड्स है. जब ग्रो कर रही है डिफरेंट नीड्स है. जब मेच्योरिटी पे पहुंच गई है डिफरेंट नीड्स है. जब डिक्लाइन पे आ रही है तो डिफरेंट नीड्स है. सो आप एक ही जो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस वो अप्लाई नहीं कर सकते. सो इट शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द डिफरेंट लेवल्स. नाउ द थर्ड इज जो कि बर्ड और मेशलम ने डिस्क्राइब किया है, कंसिस्टेंट विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल. Consistent with growth and development model, it can be suggested that human resource management develops through a series of stages as the organization becomes more complex. So, Bird जो है वो simply ये कहता है कि जी
consistent with growth and development model, it can be suggested that human resource management develops through series of stages as organization becomes more complex. तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे वो डेवलप भी साथ साथ हो रही होती है, और ये बेसिकली कंसिस्टेंट है विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स मूव ऑन, ग्रोइंग, चेंजिंग, अडॉप्ट होती हैं, नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो आपकी ये डिफरेंट स्टेजेस पे चीज़ें डेवलप भी हो रही होती हैं. बेस्ट फिट में बेसिकली हमारे पास जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है वो एरिया है, वो कॉन्सेप्ट है, वो कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज है. एंड व्हाट आर दोज कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज? देयर आर 3 स्टेजेस इन एमिंग टू अचीव द कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज. उसमें क्या? द फर्स्ट इज इनोवेशन, बीइंग यूनिक प्रोड्यूसर. द सेकंड इज क्वालिटी, delivering high quality goods and services to customers. Third is cost leadership, the planned result of policies aimed at managing away expenses. So ये बड़ी important है कि आपको competitive strategies के लिए आपके पास innovation, quality and cost leadership, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर आप competitive strategy में basically अपने आप को configure कर सकते हैं. Effectiveness can be increased by systematically modeling human resource practices with the selected competitive strategies. So Jackson जो है Scholzen and Jackson जो कहते हैं वो क्या है कि effectiveness can be increased by systematically modeling human resource practices with the selected competitive strategies. तो ये self explanatory है कि आप effectiveness जो है वो increase कर सकते हैं systematically meddling with human resource practices with selected competitive strategy. और बेसिकली फिर हम ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब भी की हैं, जो आगे टेबल आ रहा है. दे डिस्क्राइब्ड बेसिकली जैक्सन एंड शोल्डर डिस्क्राइब द HR characteristics of the firm pursuing one or the other 3 stages. तो ये 1 या 3 स्टेजेस जो हैं जो परस्यू करते हैं वो उसके आगे हम टेबल में हम डिस्कस भी कर लेते हैं. अब ये एक फिटिंग HR कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इन कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज. तो अब ये जो कंपैरेटिव स्ट्रेटजी जो पे हमने अभी देखी है इनोवेशन के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर और कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर, तो ये ग्राफ जो है, ये टेबल जो है हम वो समझते हैं कि आप अपनी जो कंपैरेटिव स्ट्रेटजी है उसको कैसे HR कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट करते हैं. सो इनोवेटिव स्ट्रेटजी अगर हम देखें तो जॉब्स दैट रिक्वायर क्लोज इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. अगर हम क्वालिटी स्ट्रेटजी पे देखते हैं तो रिलेटिवली फिक्स्ड एंड एक्सप्लिसिट जॉब डिस्क्रिप्शंस, और अगर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी पे देखते हैं तो रिलेटिवली फिक्स्ड एंड एक्सप्लिसिट जॉब डिस्क्रिप्शंस. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनोवेशन, क्वालिटी एंड कॉस्ट लीडरशिप. तो इसमें क्या फ़र्क है ये आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है. उसके बाद अगर हम देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल्स दैट आर मोर लाइकली टू रिफ्लेक्ट लॉन्गर टर्म एंड ग्रुप बेस्ड अचीवमेंट्स. तो इनोवेटिव स्ट्रेटजी में आप जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं वो दैट आर मोर लाइकली टू रिफ्लेक्ट लॉन्गर टर्म एंड ग्रुप बेस्ड अचीवमेंट्स. वेयरएज क्वालिटी में जाते हैं तो हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, और अगर आप कॉस्ट लीडरशिप पे जाते हैं तो नैरोली डिजाइंड जॉब्स एंड कैरियर पाथ्स दैट इनकरेज स्पेशलाइजेशन, शॉर्ट टर्म एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रेजल्स. तो अब आपको यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप के अंदर शॉर्ट टर्म एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रेजल्स मिलेंगे. अगर हम इनोवेटिव स्ट्रेटजी पे जाएं तो जॉब्स दैट अलाउ एम्प्लॉइज टू डेवलप स्किल्स दैट कैन बी यूज्ड इन अदर positions in the firm. तो innovative strategies में आप जाके देखते हैं तो jobs basically that allow employees to develop skills that can be used in other positions of the firm. तो multi tasking और multi जो disciplinary trainings हैं ये वहाँ पे innovative strategy में आती हैं. Whereas quality में अगर आप जाएं तो a mix of group and individual criteria for appraisal that is mostly short term and result oriented. तो यहाँ पे short term and result oriented appraisals आ जाते हैं. और उसके बाद अगर आप कॉस्ट लीडरशिप पे जाएं तो क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ मार्केट पे लेवल्स फॉर यूज इन मार्केट कंपनसेशन डिसीजंस. तो दूसरा आपने अगर कॉस्ट लीडरशिप पे आपने जाते हैं तो आपकी क्लोज मॉनिटरिंग है मार्केट पे के ऊपर, जो कि मार्केट पे लेवल्स है फॉर यूज इन मेकिंग कंपनसेशन डिसीजन. तो आपने जो कंपनसेशन डिसीजंस करने हैं लोगों के, अपने एम्प्लॉइज के, वो आपकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग है मार्केट में कि मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या
बेसिकली सैलरीज चल रही हैं. Then comes compensation system that emphasize internal quality rather than external or market-based quality. तो ये भी बड़ा important है कि यहाँ पे आप compensation जो है सिस्टम वो ऐसा बनाते हैं जहाँ जो emphasize करता है internal equity rather than external or market-based equity. तो ये बड़ा important है. Compensation system that emphasize internal equity rather than external or market based equity. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखनी है. सो अगर आप क्वालिटी स्ट्रेटेजी पे जाते हैं तो आपको relative egalitarian treatment of employees and some guarantees of employee security मिलती है. और अगर आप कॉस्ट लीडरशिप पे जाते हैं तो मिनिमम लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलती है. फिर अगर आप इनोवेटिव स्ट्रेटेजी पे जाएं तो पे रेट्स दैट ट्रेंड टू बी लो but allow employees to be stockholders and have more freedom to choose the mix of the components. बड़ा important है. और अगर आप quality strategy पे चाहते हैं तो extensive and continuous training and development of the employees. और अगर आप cost leadership पे जाते हैं तो practices that maximize efficiency by providing means for management to monitor and control closely the activities of employees. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और लास्टली अगर आप इनोवेटिव स्ट्रेटजी पे जाते हैं तो ब्रॉड कैरियर पाथ्स टू रीइंफोर्स द डेवलपमेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स. तो यहाँ पे आप ये देखते हैं और इसका जो सोर्स है वो शोल्स एंड जैक्सन 1987. तो ये अगर आप कॉस्ट स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, क्वालिटी स्ट्रेटजी और इनोवेटिव स्ट्रेटजी, तो ये एचआर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप कंपैरेटिव स्ट्रेटजी में फिट इन कर देते हैं. तो ये अगर आपको समझ आ गई तो आपको बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं व्हेन यू इवैल्यूएट द कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ़िगरेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली आप देखते हैं कि दिस इज अनदर अप्रोच टू बेस्ट फिट. देखिए जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आप बेस्ट फिट अप्रोच की तरफ ही जाते हैं कि हाउ योर थिंग्स आर बेसिकली मैचिंग ईच अदर एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. सो another approach to best fit is the proposition that organization will be more effective if they adopt a policy of strategic configuration by matching their strategy to one of the ideal types defined by theorists such as theories such as those produced by Mintzberg, Miles and Snow. तो ये basically different types दिए हुए हैं मिंट्सबर्ग ने और माइल्स एंड स्नो ने, और ये आपने मैच करना है जितने भी आपकी पॉलिसी है जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ़िगरेशन है विद दी थियोरीज जो कि आइडियल टाइप्स दिए हैं मिंट्सबर्ग ने, माइल्स एंड स्नो ने. ये अब हम डिस्कस करते हैं. ये मैं आप डिस्कस करूंगा ताकि फिर आपको अंडरस्टैंड आप कर सकें कि ये मिंट्सबर्ग क्या कहता है और माइल्स क्या कहता है. मिंट्सबर्ग कहता है कि जी बेसिकली मिंट्सबर्ग ने ये 5 आइडियल टाइप्स जो हैं वो बेसिकली मेंशन किए हैं, और ये 5 आइडियल टाइप्स हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर है, मैकेनिक ब्यूरोक्रेसी है, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है, डिविजनलाइज्ड फॉर्म है और एडोक्रेसी है. वेयरएज माइल्स एंड स्नो जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्लासिफाइंग फर्स्ट 3 टाइप्स एज द आइडियल ऑर्गेनाइजेशन. तो इन्होंने 4 टाइप जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई किए हैं और जो फर्स्ट 3 हैं वो कहते हैं कि जी दे आर आइडियल ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ स्ट्रेटेजिक कॉन्फ़िगरेशन में हम अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है प्रोस्पेक्टस. तो ये 4 चीज़ें हैं. पहला जो है जी अब प्रोस्पेक्टस है, और प्रोस्पेक्टस क्या है, विच ऑपरेट इन एन एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंज. तो जो प्रोस्पेक्टस हैं वो बेसिकली ऑपरेट करते हैं एनवायरनमेंट में जो कि रैपिड है और अनप्रिडिक्टेबल है. They react to this environment by focusing on development of the new products, markets and technologies. तो जो प्रोस्पेक्टस हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं रैपिड एंड अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में और वहाँ पे चेंज भी जो है इट्स वेरी फास्ट, सो वो रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में उसके साथ और फोकस करते हैं ऑन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. इनोवेशन पे जाते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, मार्केट्स डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं टू सस्टेन बिकॉज दे आर इन दी अनप्रिडिक्टेबल एंड डायनामिक एनवायरनमेंट. तो प्रोस्पेक्टस हैव लो लेवल्स ऑफ फॉर्मलाइजेशन, और ये इनमें फॉर्मलाइजेशन लो होती है
एंड स्पेशलाइजेशन एंड हाई लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो इनमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे लो लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन है और स्पेशलाइजेशन जो है एंड हाई लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, और दे हैव रिलेटिवली फ्यू हायरार्किकल लेवल्स। तो ये हायरार्किकल लेवल्स बड़े फ्यू हैं, और ये बेसिकली बिकॉज दे आर इन अ वेरी फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट। स्ट्रेटेजिक कन्फिगरेशन में जो सेकेंड पॉइंट है वो दैट इज डिफेंडर्स। बेसिकली defenders which operate in a more stable and predictable environment than prospectors and engage in more long term planning। तो defenders जो हैं वो basically operate करते हैं more stable environment में और more predictable environment में, और basically ये जो engage करते हैं ज़्यादातर अपने आप को इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। दे हैव मोर मैकेनिस्टिक और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स। उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा मैकेनिस्टिक और ब्यूरोक्रेटिक होते हैं इन कंपैरिजन टू द प्रोस्पेक्टर्स, एंड ऑब्टेन कोऑर्डिनेशन थ्रू फॉर्मलाइजेशन। और फिर ये जो है जो कोऑर्डिनेशन करते हैं थ्रू फॉर्मलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है एंड वर्टिकल डिफरेंशिएशन है। तो ये बिलीव करते हैं फॉर्मलाइजेशन में, सेंट्रलाइजेशन में, स्पेशलाइजेशन में एंड वर्टिकल डिफरेंशिएशन में, और इनके जो दे आर मोर मैकेनिस्टिक एंड ब्यूरोक्रेटिक, और ये ऑपरेट करते हैं इन मोर स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में। तो डिफेंडर्स बेसिकली आर इन दिस पोजीशन। नाउ वी हैव एनालाइजर्स बेसिकली which are combination of prospectors and defenders type। और ये जो एनालाइजर हैं ये combination है prospector और defenders type पे। they operate in stable environments like defenders and also in markets where new products and constantly require basically ये defenders की तरह stable environment में भी काम करते हैं, लेकिन ये उन मार्केट्स में भी नई प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज रिक्वायर करते हैं, कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, जस्ट लाइक प्रोस्पेक्टस। सो ये दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दे आर यूजुअली नॉट इनिशिएटर्स ऑफ चेंज लाइक प्रोस्पेक्टस। तो ये इनिशिएटर्स ऑफ चेंज नहीं होते जो एनालाइजर्स हैं, दे आर नॉट यूजुअली इनिशिएटर्स ऑफ चेंज लाइक प्रोस्पेक्टर्स, बट दे फॉलो द चेंज मोर रैपिडली देन डिफेंडर्स। सो ये क्या करते हैं, ये चेंज इनिशिएटर नहीं है ये, लेकिन चेंज को फॉलो करते हैं रैपिडली, जैसे कि डिफेंडर्स नहीं करते। तो ये चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं जल्दी, इनिशिएटर नहीं है बट दे रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस। Analyzers seek effectiveness through both efficiency and new products or the market। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एनालाइजर्स हैं वो एफिशिएंसी, दे सीक एफिशिएंसी, एंड हाउ दे सीक एफिशिएंसी थ्रू बेसिकली अगेन मैं करता हूँ। सो एनालाइजर्स सीक इफेक्टिवनेस थ्रू बोथ एफिशिएंसी एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। सो जो एनालाइजर्स हैं वो इफेक्टिवनेस, दे बिलीव इन इफेक्टिवनेस, हाउ? through efficiency and new product development। So this is the basically hallmark of the analyzers। और उसके बाद they may also exhibit higher levels of interdependence than either prospectors और डिफेंडर्स। तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंस जो है उस पे ये ज़्यादा बिलीव करते हैं, और ये बेसिकली उस पे ये अमल करते हैं देन द प्रोस्पेक्टर्स एंड द डिफेंडर्स। सो चौथा जो है हमारे पास वो है रिएक्टर्स। और रिएक्टर्स क्या हैं? विच आर अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टिंग इन व्हाट दे बिलीव टू बी एन अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। अब रिएक्टर्स जो हैं ये बेसिकली बिलीव टू बी अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्जिस्ट करती हैं अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। दे लैक कंसिस्टेंसी, वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटजीज एंड डू नॉट अंडरटेक लॉन्ग रेंज प्लानिंग। तो ये जो रिएक्टर्स हैं एक तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग नहीं करते, ये इनका जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं होती है, लॉन्ग देयर स्ट्रक्चर्स आर नॉट, strategies are not well articulated, or basically they are in they work in highly unpredictable environment, और ये unstable organizations होती हैं। तो reactors are basically like this। So we have predictors, we have defenders, we have analyzers and we have reactors। तो ये चार चीज़ें हमारे पास बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि हमने देखी हैं। और उसके बाद ये दोबारा मैं थोड़ा सा आपको इस पे रिव्यू कर देता हूँ
कि ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए दैट वी हैव बेसिकली प्रोस्पेक्टस. सो वी हैव प्रोस्पेक्टस, उसके बाद हमारे पास डिफेंडर्स हैं और डिफेंडर्स के बाद हमारे पास जो है एनालाइजर्स हैं और एनालाइजर्स में भी हमने देखा है कि ये क्या इनकी एट्रीब्यूट्स हैं और फिर रिएक्टर्स हैं. और फिर जो आप स्ट्रेटेजिक कन्फिगरेशन के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, डैलरी एंड डॉटी ने जब ये देखा HR सिस्टम्स को ऑन दी स्ट्रेटेजिक कन्फिगरेशन में, तो उसने फिर 2 सिस्टम्स को basically identify किया, and these 2 systems are one is the market type system and the other is internal system. तो हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. मार्केट टाइप सिस्टम जो है वेयर हायरिंग इज मेनली फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे मार्केट टाइप सिस्टम ये कि हायरिंग इज मेनली फ्रॉम आउटसाइड. यहाँ पे लिटिल यूज इज मेड ऑफ इंटरनल कैरियर लेडर्स. देयर इज नो फॉर्मल ट्रेनिंग. परफॉर्मेंस अप्रेजल जो हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है. देयर इज नॉट मच सिक्योरिटी एंड जॉब्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड. तो ये मार्केट टाइप सिस्टम है. इसमें बड़ा सिंपल है. उन्होंने कहा कि जी बेसिकली आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से हायरिंग होगी. बेसिकली इंटरनल कैरियर लेडर्स का कोई ये ख्याल नहीं रखते हैं. फॉर्मल ट्रेनिंग्स कोई नहीं है. परफॉर्मेंस अप्रेजल बेस्ड ऑन रिजल्ट्स हैं और बेसिकली सिक्योरिटी कोई नहीं है. जॉब्स भी जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है. वेयरएज इंटरनल सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है. हायरिंग जो है वो मेनली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है. वहाँ पे कैरियर लेडर्स हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग्स हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स ऑन बिहेवियर ओरिएंटेड मेजर्स हैं. देयर इज कंसिडरेबल सिक्योरिटी. जॉब्स आर टाइटली डिफाइंड. तो ये इंटरनल सिस्टम्स हैं. और इसीलिए जो स्ट्रेटेजिक कन्फिगरेशन है उसमें हम ये देखते हैं दैट प्रोस्पेक्टर्स स्ट्रेटजी रिक्वायर्स अ मार्केट सिस्टम while the internal system is appropriate for defender strategy. So prospector strategy जो है वो market system को integrate करती है और जो internal system है वो appropriate है for defenders. So अब हम ये देखते हैं कि जो best fit model है वो seems to be more realistic than best practice model. Best practices में देखें हर दुनिया में हर जगह बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने इन्वायरमेंट में होती हैं और हर बेसिकली इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होती है दूसरी बेसिकली इन्वायरमेंट में. सो बेसिकली बड़ी चैलेंजिंग ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि एक जगह सेट ऑफ प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट अंडर सर्टन एनवायरनमेंट एंड द सेम सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट अंडर द अदर एनवायरनमेंट. सो इसमें हम ये देखते हैं कि जो बेस्ट फिट मॉडल है वो सीम्स टू बी मोर रियलिस्टिक देन दी बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल. सो स्टूडेंट्स आज हमने बेस्ट फिट अप्रोच देखी और बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच देखी और वी बेसिकली कम टू द कंक्लूजन दैट बेस्ट फिट मॉडल जो है वो सीम्स मोर अप्रोप्रिएट देन दी बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल. उसके बाद हम देखते हैं देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बंडलिंग. A strategy's success turns on combination. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी स्ट्रेटजी है उसकी जो सक्सेस है वो बेस करती है कम्बिनेशन के ऊपर. वर्टिकल और एक्सटर्नल फिट. वर्टिकल क्या है? एक्सटर्नल फिट. एंड हॉरिजॉन्टल इंटरनल फिट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट ऑफ बंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी स्ट्रेटजी है उसकी सक्सेस है वो कम्बिनेशन बेस्ड है. उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन. और वर्टिकल जो है उसको हम डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल फिट और हॉरिजॉन्टल को हम डिफाइन करते हैं इंटरनल फिट. सो रिचर्डसन एंड टॉमसन ने जो कंक्लूड किया है वो ये कहते हैं दैट द फर्म विद बंडल्स ऑफ एसोसिएटेड HR practices should have a higher level of performance providing it also achieves high levels of fit with its competitive strategy. तो रिचर्डसन एंड थॉमसन जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो बेसिकली फर्म bundles of associated HR practices should have higher levels of performance. यहाँ पे वो high levels of performance शो करते हैं अगर बेसिकली वो अपने हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस को फिट इन करें विद द कंपैरेटिव स्ट्रेटजी. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो बंडलिंग इज द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल HR प्रैक्टिसेस. सो बंडलिंग किसको क्या कहते हैं हम कि बंडलिंग इज द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल HR प्रैक्टिसेस बेसिकली टुगेदर
so that they are interrelated and therefore complement and reinforce each other. So this is very important, and you need to understand that HR practices, when they are basically developed and implemented, so the bundling is the development and implementation of several HR strategies, so that they are interrelated. So important चीज है कि वो आपस में एक तो interrelated हो और therefore complement करें and reinforce करें each other को. तो जितनी भी आपकी several HR practices जो आपने bundle किए हैं एक जगह पे, जो कि आप implement कर रहे हैं और develop कर रहे हैं, ये एक दूसरे को complement करें और एक दूसरे को रीइंफोर्स करें. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है, और यही बेसिकली यूजुअली सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज में ये काम आता है, जहाँ पे आप कम्बिनेशन ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस को आप इंटरनल एक्सटर्नल फिट के साथ अप्लाई करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हियर वी बेसिकली कंक्लूड आवर दिस लेक्चर, एंड टिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा. इस लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू भी कर लीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको रिव्यू भी कर लें, और फिर इसके साथ आपको केस स्टडीज़ भी मिलेंगी, वो भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस भी कर सकें. सो टिल दी नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. गॉड ब्लेस यू. खुदा हाफिज़.